नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो 14 और 15 मार्च को है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 14 और 15 मार्च को है, तो उन बच्चों को इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस क्लास से आपको 14 और 15 मार्च के एग्ज़ाम में आपको 20 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं और डिटेल सॉल्यूशन और फैक्ट के साथ समझाया गया है। और यदि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं तो आप गलत करके नहीं आओगे। एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, सारे फैक्ट के साथ समझाए गए हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम 14 और 15 मार्च को है, तो वो लोग इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखें और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जिनका एग्जाम जो है 14 और 15 मार्च को है। ठीक है, और ये तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है और सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इस क्लास से आपको 20 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। एग्जाम देने के बाद आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर कमेंट करने जरूर आना कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। उससे पहले तो आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेक इन इंडिया एमआरआई स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। टाटा, डीआरडीओ, जोहो या इसरो? तो भारत का पहला मेक इन इंडिया एमआरआई स्कैनर जो है वो जोहो कंपनी ने विकसित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं कि जोहो कॉर्पोरेशन की स्वास्थ्य तकनीक शाखा कहाँ है? ये है वेक्सेल ग्रिड्स में। ठीक है, और इसने जो है स्वदेशी एमआरआई स्कैनर को विकसित किया है और यह भारत का पहला 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई है। क्या है? 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैनर है, पूरी बॉडी के लिए यह स्कैनर है। ठीक है, और इसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस मशीन को कहाँ लॉन्च किया गया है और किसने लॉन्च किया है, तब आपको बताना है कि इसको जो लॉन्च जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था और दिल्ली में लॉन्च किया गया था। ठीक है, वर्तमान में भारत की जो एमआरआई हैं वो जरूरतों का 70% से अधिक आयात करता है। कौन? भारत। वर्तमान में भारत जो है एमआरआई जरूरतों का 70% से अधिक आयात करता है। इस स्वदेशी तकनीक से एमआरआई स्कैन की लागत में भारी कमी आएगी। क्या आएगी? भारी कमी आएगी। यह स्कैनर हल्का है। ठीक है, यह स्कैनर हल्का है और इसे दूर दराज के इलाकों में ले जाना आसान है। इसे विकसित करने में भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल यानी कि BIRAC ने सहायता की है, यानी कि सहयोग किया है। जूहो के CEO श्रीधर वेम्बू ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। क्या बताया है? बड़ा कदम बताया है। इसकी कीमत विदेशी स्कैनरों की तुलना में काफ़ी कम होने की उम्मीद है, यानी कि विदेशी जो स्कैनर एमआरआई स्कैनर होते हैं उनसे इसकी जो लागत है बहुत कम है और यह स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत की तकनीकी संप्रभुता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ फैक्ट थे। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे तो आप सारे कर लोगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। यहाँ से आप लोग अपना 1 नंबर कंप्लीट कर लो, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, इसको तैयार कर लेना सारे पॉइंट के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष कौन बनी है? साइना नेहवाल, PV सिंधु, अश्विनी पोनप्पा या कैरोलिना मारिन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु बनी है। ठीक है, PV सिंधु। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया और उनका कार्यकाल जो है 2025 से 2029 के लिए होगा। कब से कब तक? 2025 से 2029 तक के लिए होगा। सिंधु पहले से ही सिंधु जो है पहले से ही एक कमीशन की सदस्य थी। क्या थी? सदस्य थी। अब वे इसका नेतृत्व करेंगी। यह पहली बार है, यह
पहली बार है जब कोई भारतीय खिलाड़ी इस पद पर आसीन हुआ है। ठीक है, यह पहली बार है जब इस पद पर कोई भारतीय खिलाड़ी आसीन हुआ है। कमीशन का कार्य खिलाड़ियों की चिंताओं को BWF परिषद तक पहुंचाना है। ठीक, कहाँ तक? BWF तक पहुंचाना है। सिंधु खेल की अखंडता और खिलाड़ियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगी। कौन? सिंधु जी जो हैं वो खेल की अखंडता और खिलाड़ियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वे वर्तमान में विश्व बैडमिंटन की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं। वे वर्तमान में विश्व बैडमिंटन की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं। उनकी नियुक्ति भारतीय बैडमिंटन के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाता है। सिंधु ने 2016 में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज ओलंपिक में पदक जीते हैं। वे 2019 में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप लोग सही करके आना। यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। यहाँ पर हमने आपको पूरे 10 से 11 क्वेश्चन करा दिए हैं अभी तक। दोनों क्वेश्चन मिलाकर हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं यहाँ से। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, लेकिन रियल में जो है ये 21वां क्वेश्चन है, क्योंकि हमने फाइट के साथ क्वेश्चन जितने बनेंगे वो हमने एक ही क्वेश्चन में कवर करने की पूरी कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दरविंदर पाल सिंह, और ऑप्शन बी हैं कनक मेंडला रविंद्र कुमार, और ऑप्शन सी है अनिल कौशिकी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। देखो, केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 नए ASG की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसको केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 नए ASG की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा मंजूरी दी गई। किसके द्वारा? ACC द्वारा मंजूरी दी गई है। इनका कार्यकाल और कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगा। कितने के वर्षों के लिए? जिस दिन से ये लोग पद ग्रहण करेंगे उसके बाद 3 साल तक इसमें सेवानिवृत्त रहेंगे, मतलब सेवा करते रहेंगे, उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, और दरविंदर पाल की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। दरविंदर सिंह कौन है? दरविंदर पाल सिंह। तो ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और कनक मेंडला रविंद्र कुमार आंध्र प्रदेश के एक अनुभवी कानूनी विशेषज्ञ हैं। अनिल कौशिकी भी लंबे समय से कानून के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ASG भारत के सॉलिसिटर जनरल SG के अधीन कार्य करते हैं। वे महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। कौन हैं? तुषार मेहता हैं। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल AG और वेंकट रमणी हैं। ठीक है, वेंकटर मणि हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 वर्ष के बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो यहाँ से चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा कि 33 वर्षों के बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो सही जवाब हो जाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात को घोषित किया गया है 33 वर्षों बाद। तो गुजरात को 33 वर्षों के लंबे समयांतराल के बाद आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। ऐतिहासिक रूप से गुजरात में बाघों की उपस्थिति 1990 के दशक के बाद नगण्य हो गई थी। क्या हो गई थी? नगण्य, यानी कि बिल्कुल जीरो के समान हो गई थी। हाल ही में डांग और नर्मदा जिले के जंगलों में बाघों की स्थायी उपस्थिति दर्ज की गई। गुजरात अब भारत का एकमात्र राज्य है। गुजरात जो है वो भारत का एकमात्र राज्य है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। राज्य सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए विशेष प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र का
विस्तार किया है। यह उपस्थिति वन विभाग के बेहतर प्रबंधनों और संरक्षण प्रयासों का परिणाम है। गुजरात में जो है बाघों का आगमन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं से हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात में बाघों का आगमन कहाँ से हुआ है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं से। इससे राज्य में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? राज्य वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और मध्य प्रदेश वर्तमान में देश में सबसे अधिक बाघों वाला राज्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है, तो आपको यहाँ से बताना है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है। और बाघों की गणना हर 4 सालों में की जाती है। ठीक है, 4 सालों में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाघों की जनगणना कब की जाती है, कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो आपको बताना 4 वर्षों के अंतराल पर। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाघों की गणना कौन सी संस्था या प्राधिकरण करता है, तो आपका बताना है NTCA द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन गए। ठीक है, बने क्वेश्चन नहीं बने, बन गए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। क्या देंगे? विराम देंगे। और अभी जो है एक क्लास और आएगी, उसके बाद एक क्लास और आएगी। तो सारी क्लास आप लोग देख लीजिए, छोटी छोटी क्लासें हैं। यहाँ से हमने 60 क्वेश्चन कवर किए हैं और इस क्लास से आपको यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि ये आपको जो दिख रहा होगा कि जो एक एक पॉइंट से तो क्वेश्चन बनेंगे, हर शिफ्टों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम सारी शिफ्टों के मिला के बता रहे हैं कि हर शिफ्ट में यदि एक इस क्लास से 2-2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तब भी यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्लास थी और यहाँ से आपको जो है 20 नंबर मिलने की संभावना थी। 2 नंबर क्वेश्चन एक होगा, तो 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 20 नंबर का आ जाएगा। ये हमने जो दोनों दिन का बताया है। ठीक है, किसी एक शिफ्ट का नहीं है पर्टिकुलर, दोनों दिन की सभी शिफ्टों में से मिलाकर हमें बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और जो है 20 नंबर तक की सभी शिफ्टों में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम मिलते हैं एक ऐसे ही नई क्लास के साथ, जहाँ से आपको और नंबर मिलने की भी संभावना रहे। धन्यवाद।